नमस्कार आप सभी को। एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, प्लांट ब्रीडिंग। ये क्लास 12th के लिए एग्रीकल्चर बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, जिसमें अपने सीखने वाले हैं कि प्लांट ब्रीडिंग होता क्या है, उसको डिफाइन करेंगे अपने, और ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स मतलब उससे क्या क्या फ़ायदे हुए हैं, क्या क्या टारगेट है अपने, उससे क्या क्या अचीवमेंट अपने को मिला है, मानव कल्याण के लिए किस तरह से प्लांट ब्रीडिंग ने काम किया है। फ्रीडम मिलने के बाद 1947 के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम खाने की थी कि खाएंगे क्या। हमने कभी प्लान नहीं किया कि आने वाली जनरेशन के लिए अपने या खुद के लिए किस तरह से अपने अनाज उगाएं अच्छी क्वालिटी वाला। वो हमने कभी प्लान किया नहीं, क्योंकि प्लान करने का मौका ही नहीं मिला, सोच ही नहीं थी अपनी। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी अपने सामने, बहुत बड़ा टारगेट था अपने सामने। तो जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, जिसके अंडर अपने नई नई वैरायटीज़, इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ डेवलप की क्रॉप्स की। मोटी भाषा में बात करें तो प्लांट ब्रीडिंग वो टेक्निक है जिससे अपनों इम्प्रूव्ड और हाइब्रिड वैरायटीज़ डेवलप की, जिसमें वो सारी प्रॉपर्टी थी जो इंसान को फ़ायदा पहुंचाने वाली थी। जैसे कि दाने ज़्यादा होने चाहिए, जो आप क्रॉप्स लगाओगे उसमें दाने ज़्यादा होने चाहिए, प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए उसका, और प्रोडक्शन ज़्यादा होने के साथ साथ उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि नरिशमेंट मिले अपने इंडिया की आबादी को। एक्चुअली अपने क्या करते हैं प्लांट ब्रीडिंग में, अपने प्लांट ब्रीडिंग में पौधों के अंदर, क्रॉप्स के अंदर जो जीनोटाइप है, जो जीन बैठे हुए हैं अंदर, उसके जीन में कुछ ऐसा फेरबदल किया जाता है जिससे वो सारे डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स उस प्लांट के अंदर, उस क्रॉप में आ जाए। या यूँ कहें कि प्लांट्स की बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस करते हैं जिससे ह्यूमन वेलफेयर हो सके, इंसान का भला हो सके, अच्छी अच्छी वैरायटीज़ अपने को मिले, जिससे खाने की समस्या ख़त्म हो जाए, क्वालिटी भी अच्छी मिले। तो वो सारे डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स हैं, वो डेवलप किए जाते हैं एक फसल के अंदर। जैसे कि वो हायर यील्ड वाला होना चाहिए, ज़्यादा पैदावार मिले, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए उसकी, वो इंसेक्ट और डिजीज़ रेजिस्टेंट होना चाहिए, बीमारियों से भी लड़े वो पौधा अपने आप, और इंसेक्ट से भी उसको कम नुकसान हो। तो ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपने अभी बात करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या फ़ायदा पहुंचाया प्लांट ब्रीडिंग ने अपने को, या क्या टारगेट्स हैं अपने, क्या एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वो है हायर यील्ड। तो फसलें अपने लगाएंगे उसमें ग्रेन्स, दाने ज़्यादा बनने चाहिए, पैदावार अच्छी होनी चाहिए अपनी, तभी पेट भर पाएगा इतनी बड़ी पॉपुलेशन का। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। पैदावार तो बढ़ गई है, लेकिन जो दाना अपने उगा रहे हैं, ग्रेन्स अपने लगा रहे हैं, जो भी फ्रूट और वेजिटेबल्स अपने ग्रो करवा रहे हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं, वो भी तो चेक की जानी चाहिए। जो भी प्रोडक्ट अपने तैयार करेंगे एग्रीकल्चर के फील्ड में, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अपने बात कर सकते हैं कि जो पल्सेज हैं, दालें हैं, उसमें प्रोटीन का कंटेंट हाई होना चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए। फ्रूट्स की बात करें तो लार्जर होने चाहिए, स्वीटर होने चाहिए। और कॉटन की बात करें तो लंबे फाइबर वाला, मोटे रेशे वाला अपने को क्या चाहिए, कॉटन चाहिए। और जो कॉर्न है, मक्का है, वो स्वीट होना चाहिए, उसका टेस्ट है, उसका फ्लेवर अच्छा होना चाहिए। और जो ऑयल सीड प्लांट्स हैं, जैसे कि मस्टर्ड हो गया, सेसमे, तिल हो गया, इनके अंदर जो ऑयल का कंटेंट है वो हाई होना चाहिए, ज़्यादा तेल निकलना चाहिए उनसे। तो ये हो गया दूसरा ऑब्जेक्टिव। और थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज़। तो अपने को ऐसी वैरायटीज़ लगानी है जो कम बीमार पड़े और जिसके ऊपर इंसेक्ट का अटैक भी कम, इंसेक्ट से उनके अंदर नुकसान भी कम हो और कम बीमार पड़े, ऐसी अपने क्रॉप्स तैयार कर सकते हैं। बीटी कॉटन इसका परफेक्ट एग्जांपल है। बीटी कॉटन को अपने डेवलप किया था पिंक बॉलवर्म को कंट्रोल करने के लिए, तो वो एक इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी थी। और अगला ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट ऑफ वैरायटीज़ विद इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। इसका क्या मतलब निकलता है, अपनी जितनी भी लागत है जो अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं फील्ड के अंदर, चाहे वो इरिगेशन पर खर्चा कर रहे हैं, चाहे वो खाद बीज के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, उससे अपने को कितना मुनाफा होगा। लागत जो आ रही है उससे ज़्यादा मुनाफा होना चाहिए अपने को। प्लांट के ऊपर जितना खर्चा अपने कर रहे हैं उससे ज़्यादा अपने को इनकम होनी चाहिए। वो अपना टारगेट रहेगा कि ऐसी वैरायटीज़ अपने डेवलप करें जो खाद और जो इरिगेशन है, या ऊपर के जो इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड अपने यूज़ करेंगे क्रॉप्स के ऊपर, तो बदले में वो क्रॉप्स अपने को अच्छा मुनाफा दे या उसकी पैदावार अच्छी हो। ये ऐसी क्रॉप्स का अपने को डेवलपमेंट करना चाहिए।
अगला है अर्ली मेच्योरिटी। मोटी भाषा में बात करें तो जल्दी पकने वाली फसलें अपने को चाहिए, जैसे कि पेडी है। चावल की एक ऐसी वैरायटी अपनों ने डेवलप कर रखी है जो जल्दी ग्रो होती है, जल्दी मैच्योर होती है, जल्दी पकती है, तो उसकी हार्वेस्टिंग भी जल्दी हो जाती है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि चावल जल्दी अगर पक जाएगा तो फिर वीट भी उसके साथ में अपने लगा सकते हैं क्रॉप साइकिल के तौर पर। अगला है सिंक्रोनस मैच्योरिटी। सिंक्रोनस का मतलब कि जिस तरह से मूंग बीन में देखा गया, उड़द के अंदर देखा गया है कि कुछ पौधे हैं उनमें जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, अच्छी तरह से ग्रो कर पाते हैं, और कुछ जो मूंग बीन या उड़द के पौधे हैं वो कम ग्रो कर पाते हैं। तो कुछ पौधे तो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं और कुछ वैसे ही पड़े रहते हैं जिनके ऊपर फलियां भी नहीं लगी होती, तो उससे भी नुकसान होता है। सिंक्रोनस मैच्योरिटी का मतलब ये है कि मूंग बीन या उड़द के जितने भी पौधे अपने एक साथ लगाएंगे एज ए क्रॉप, उसमें सारे जो प्लांट्स हैं वो एक साथ मैच्योर होंगे, एक साथ उनमें फलियां लगेंगी, एक साथ उनकी हार्वेस्टिंग की जाएंगी, तो फ़ायदा होगा। अगला ऑब्जेक्टिव है फोटो इनसेंसिटिविटी। हर क्रॉप के लिए एक पर्टिकुलर एक सर्टेन टेम्परेचर और सनलाइट चाहिए, मिट्टी चाहिए, वैसे क्लाइमेट ऐसा होना चाहिए, आबो हवा ऐसी होनी चाहिए जो सूट करती हो उस क्रॉप को। तो अपने हर क्रॉप का अपना अपना क्लाइमेट होता है, हर क्रॉप को अपने हर फील्ड में नहीं लगा सकते, वहाँ की हवा, मिट्टी, पानी और सनलाइट, टेम्परेचर वो अलग अलग होते हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग की मदद से अपनों ने ऐसी क्रॉप्स डेवलप कर रखी है, ऐसी वैरायटीज़ अपनों ने तैयार कर ली है जो फोटो इनसेंसिटिव होती है। इसका मतलब उसे कहीं पर भी लगाया जा सकता है, किसी भी क्लाइमेट में। अगला ऑब्जेक्टिव है डोरमेंसी, कि जितने भी क्रॉप्स हैं उन पे जो सीड लगते हैं उन सब का अपना अपना एक रेस्टिंग पीरियड होता है। उस रेस्टिंग पीरियड में किसी टाइप की कोई ग्रोथ सीड के अंदर या प्लांट के किसी भी पार्ट में होती नहीं। जैसे अपने हार्वेस्ट करने के बाद जो ग्रेन्स हैं उनको स्टोर करके रख लेते हैं तो वो बड़े बड़े उगते नहीं हैं। और ऐसा भी देखा जाता है कि जर्मिनेशन का टाइम भी 7 से 10 दिनों का हो सकता है, टाइम लगता है जर्मिनेट होने में एक सीड को। वो उसका रेस्टिंग पीरियड है, वो उसका डोरमेंसी पीरियड है, और होना भी चाहिए, ये ज़रूरी भी है। लेकिन वीट और बाजरा जैसे जो क्रॉप्स हैं उनके अंदर रेस्टिंग पीरियड या फिर ये डोरमेंसी पीरियड होता ही नहीं। जैसे ही बारिश आ गई खड़ी फसल के ऊपर, तो जो बालियां लगती हैं बाजरे और वीट के अंदर, उसमें वो दाने, जैसे ही बारिश आती है वो दाने उन्हीं बालियों के अंदर, उन्हीं स्पाइक्स के अंदर पड़े पड़े उग जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं पौधों के ऊपर ही, तो उससे लॉस होता है। तो आजकल अपनों ने वीट और बाजरा की वो वैरायटीज़ डेवलप कर रखी है जिनके अंदर डोरमेंसी बढ़ा दी गई है। अगला है वैरायटीज़ फॉर न्यू सीजन्स। पर्टिकुलर क्रॉप को अपने एक पर्टिकुलर सीज़न के अंदर ही लगा सकते हैं, तो आजकल अपनों ने ऐसी वैरायटीज़ डेवलप कर रखी है। फॉर एग्जांपल मेज़ की बात करें तो उसको खरीफ, रबी और जायद, इन तीनों सीज़न में लगाया जा सकता है। अगला है ड्रोट एंड सोल्ट रेजिस्टेंस। तो सूखी और बारानी ज़मीन है जहाँ पर बारिश के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, इस एरिया के अंदर भी ऐसी वैरायटीज़ अपने लगा सकते हैं जो सूखे को झेल सकती हैं। दूसरा इसमें लिखा है सोल्ट रेजिस्टेंस। कुछ ऐसी ज़मीन होती है जिसके अंदर सोल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उनके अंदर भी ऐसी वैरायटीज़ अपने लगा सकते हैं, ऐसे पौधे लगा सकते हैं, ऐसी क्रॉप लगा सकते हैं जो सोल्ट को झेल सकते हैं। अगला है फ्रीडम फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ये इंपॉर्टेंट है। यूरुसिक एसिड मिलता है किसके अंदर, मस्टर्ड में। वो अगर अपने कंज्यूम करते हैं तो हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो उससे बचने के लिए मस्टर्ड की ऐसी वैरायटीज़ तैयार कर ली गई हैं जिनके अंदर यूरुसिक एसिड नहीं है। लास्ट ऑब्जेक्टिव है अपना नॉन शटरिंग क्रॉप्स। शटरिंग का मतलब होता है, जिस तरह से मस्टर्ड को आपने देखा होगा, वो जब मैच्योर हो जाता है, उसकी जो फलियां पक जाती हैं तो वो पौधे के ऊपर लगे लगे ही ओपन हो जाती है, वो फलियां फूट जाती हैं और जो दाने हैं, ग्रेन्स हैं, वो नीचे गिर जाते हैं, तो लॉस होता है। उसको बोलते हैं शटरिंग होना। तो अब प्लांट ब्रीडिंग की मदद से अपनों ने नॉन शटरिंग क्रॉप्स डेवलप कर रखी है, मूंग बीन की, मस्टर्ड की और उड़द की, जिसकी फलियां पकने के बाद खुलती नहीं। इस तरह की क्रॉप्स को अपने बोलते हैं नॉन शटरिंग क्रॉप्स। टोटल 12 ऑब्जेक्टिव हो गए प्लांट ब्रीडिंग के। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में अपने प्लांट ब्रीडिंग की एक्टिविटीज़ करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।